हाँ जी बच्चों, आप 10वीं श्रेणी का 6वां पाठ जिसका नाम है जैविक प्रक्रियावां वो पढ़ रहे हैं। पिछले लैक्चर में आप पौद्यां पोषण की गल की सी। हुण आप जंतुओं पोषण की गल करांगे। जंतुओं पोषण की जो आप गल करांगे तो वो सब तो पहले नंबर पर अपने को जिहड़ा आप सूक्ष्म जीवां की गल करांगे, जिस विच कि अमीबा की आप गल कर रहे हैं। अमीबा जिहड़ा पोषण की किहड़ी विधि वापरती है, तो आप होलोजोइक न्यूट्रिशन पढ़िया सीगा, जिस दे विच कि प्राणी पूरे के पूरे भोजन भी अंदर निकलता है तो उसका पाचन करता है। अमीबा एक सैली बनतर हैगी है, तो इस भोजन प्राप्ति करने के लिए कोई खास अंग नहीं हैगी, पर यह अपनी प्लाज्मा झिल्ली नूं ही उस तरीके नाल रूपांतरित कर लेता है कि भोजन नूं अपने शरीर के अंदर लै लेता है। जिवें कि तुसीं इस 4 पड़ाव देख रहे हो, इन्हां 4 पड़ावां दे विच जिहड़े अपने 4 पड़ाव आ जाते हैं। सब तो पहला उहदे च हुंदा है इंजैक्शन, भाप फूड नूं अंदर लैके जाना। फिर उस तो बाद अगला पड़ाव जिहड़ा आंदा वो हैगा भोजन का पाचन। फिर तीसरा पड़ाव जिहड़ा आंदा हैगा पचे हुए भोजन का सोखन, तो उहदे नाल ही एक पड़ाव आंदा जिहनूं असिमिलेशन भी कह दिंदे आपां, एब्जॉर्प्शन एंड असिमिलेशन। असिमिलेशन का भाव है कि उस पचे हुए भोजन के नाल सैल बिल्कुल नवा बना लेना। जिवें कि तुसीं कंप्यूटर की स्क्रीन पर रीफ्रैश बटन नपदे हैं, एक स्क्रीन नवी बन जाती है, बिल्कुल उस तरह ये अपने आप को रीफ्रैश कर लेता है। जो ये फ्रैश भोजन को एब्जॉर्ब कर लेता, उन्होंने सोख लेता है। तो 5वें नंबर पर इसका जिहड़ा चौथा जिहड़ा पड़ाव इसका हैगा वो हैगा मल निकास। अपने शरीर में जिहड़े फालतू पदार्थ हैं उन्होंने शरीर विचों त्याग देना। हुण इन्हां 4 पड़ावां नूं ये किवें करदा है? सब तो पहला तो जो अमीबा के नेड़े कोई भी भोजन का पदार्थ आया तो ये अमीबा आमतौर पर पानी में होंदा है। छप्पड़ के पानी के आप आमतौर पर ही उसकी माइक्रोस्कोप के थले उसकी स्लाइड में देख सकते हैं। वैसे आप स्लाइडा बाहरों मार्केट चो लैके आएंगे, वो आपको ज़्यादा क्लैरिटी दिख जाते हैं। तो जो भोजन का पार्टिकल कोई भोजन का कण ये नेड़े आता है तो ये अपनी जी बाहरली प्लाज्मा झिल्ली है तो वो अपने इन्होंने सुडोपोडियास जिन्होंने गलत पैर भी कह देंगे, इन्होंने भोजन के दुआले फैलाना शुरू कर देता। आ देखो जिवें जो इन्हें अपने सुडोपोडिया भोजन के दुआले फैला ले तो इन्हें उस भोजन को अपने अंदर लै लेना। अपने जिस हिस्से के अंदर ये लैके गया उस हिस्से को कहते हैं यदि भोजन रसधानी। की कहते उसनूं भोजन रसधानी। हुण इस रसधानी दे विच बहुत सारे एंजाइम हुंदे हैं जिहड़े इस भोजन को पचाउण का काम करते हैं। हुण जदों वो भोजन इहदे अंदर पहुंच गया, इत्थों तक इहदा किहड़ा पड़ाव सीगा? पहला पड़ाव जिन्हों आप कहते सी इनटेक ऑफ फूड, भाव भोजन का अंतरग्रहण। हुण दूसरा पड़ाव जिहड़ा काम करेगा जिसका भाव है पाचन या जिन्हों आप डाइजैशन कहते हैं। डाइजैशन इहदा किहदे विच होवेगा? इसे भोजन रसधानी दे विच जिन्हों फूड वैक्यूल भी कहते हैं। बहुत सारे एंजाइम्स की मदद के नाल इस दे विच भोजन को पचा लिया जाएगा। हुण डाइजैशन हो गया। उस तो बाद इसका तीसरा पड़ाव आएगा जिन्हों आप कहते हैं सोखन अते स्वै अंगीकरण, मीन एब्जॉर्प्शन एंड असिमिलेशन। उस दे दौरान जो भी भोजन दे विच इहदे विच पचा होया रस तैयार होया वो अमीबा अपने कल्ले कल्ले हिस्से तक उस भोजन को लैके जाएगा, जिस नाल पूरे अमीबा का पूरा सैल जिहड़ा रिपेयर हो जाएगा तो नवा बन जाएगा। उस नूं आपां कहने असिमिलेशन या पंजाबी च आपां स्वै अंगीकरण कहने, मतलब अपने अंग का निर्माण आप ही करना है। स्वै अंगीकरण भाव पुराने प्रोटोप्लाज्म नूं बदल के उसकी जगह नवा प्रोटोप्लाज्म नवा सैल पदार्थ जिहड़ा बना लेगा, उसनूं आपां स्वै अंगीकरण कहने। तो स्वै अंगीकरण तो बाद जिहड़ा इसका इत्थे पाचन, उस तो बाद सोखन अते स्वै अंगीकरण होया। फिर इसका अखीरला पड़ाव जिहड़ा होना, अखीरले पड़ाव दे विच की होना कि ये जिहड़ी भोजन रसधानी है ये बिल्कुल बाहरली झिल्ली जिहड़ी प्लाज्मा झिल्ली है उहदे नेड़े चली जाएगी। नेड़े जाके ये अपनी तह को खोल देगी, जिस नाल कि भोजन के फालतू के कण है वो शरीर के विचों त्याग दिते जाएंगे। तो ये हैगा अमीबा दे विच जिहड़ा पाचन हुंदा है। देखो इहदे विच कोई पाचन के लिए विशेष अंग नहीं हैगे, क्योंकि एक सैली बनतर है, तो इसलिए इस एक सैली बनतर दे विच चारे पड़ाव जिहड़े वापर रहे हैं ये तुसीं देख सकते हैं।
उस तो बाद आप पाचन देखांगे आप मनुख दे विच किवें भोजन का पाचन। हुण ये बारे तुहानूं जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका सीधा सीधा संबंध अपने शरीर नाल। आप जो भोजन खाने हैं, जे किते आप इस सिस्टम बारे चंगी तरह समझ गए तो अपने भोजन खाने दी आदत आप बदल देवांगे। पर जे आप फिर भी ना समझे, फिर अपनी अपनी जी अपना मतलब है कि आप किहड़ा भोजन किहड़ी जरूरत के अनुसार किहड़े स्वाद के अनुसार खाने। सो दो मुख अंग है जिहड़े मनुख विच भोजन का पाचन करने के लिए काम करते हैं। एक है इसकी एलीमेंट्री कैनाल, आ पूरी मुंह तो लैके इसकी एनस तक, ये एलीमेंट्री कैनाल है। दूसरा इस दे विच जिन्हों आप पूरी की पूरी अनगली कह दें, इस तो बाद ये आ जाएंगे बहुत सारिया ग्रंथियां जिन्होंने आप डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी कह दें। भोजन को पचाने के लिए कुछ ग्रंथियां जिम्मेवार होंगी जिहड़ियां कि कुछ एंजाइम पैदा करती हैं, जिहड़े कि भोजन के वक्-वक् अंशां नूं पचाउण का काम करती हैं। हम छोटियां क्लासां तुसीं पढ़िया होया कि संतुलित आहार की होंदा है या बैलेंस डाइट जिन्हों आप कहने, जिस दे विच कि 5 बेसिक फूड के जिहड़े न्यूट्रीएंट्स होंदे हैं, जिस विच कार्बोहाइड्रेट आ जाता है, फिर उस फैट आ जाते हैं, फिर उस प्रोटीन आ जाते हैं, फिर उस विच मिनरल्स आ जाते हैं, फिर उस विच विटामिन्स आ जाते हैं। इन्हां पंजां तो इलावा रफेज भी चाहिए जिन्हों आप मोटा आहार कहने हैं, जिहड़ा कि सैलूलोज नाल भरपूर होंदा है, जिस नाल अपने शरीर के विचों फालतू पदार्थों का त्यागना सही होंदा है उस मोटे आहार के करके। जो मोटा आहार अपनी डाइट का हिस्सा ना हो तो अपने शरीर के आप फालतू पदार्थ बाहर नहीं कर सकेंगे, तो जिस नाल कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये दो, एक एलीमेंट्री कैनाल तो दूसरा जो ग्लैंड्स है, ये मनुख के विच पाचन को जिम्मेवार बनाते हैं। तो मुख्य मकसद जिहड़ियां ग्रंथियां राही जिहड़े तरल पैदा किए जाते हैं, उन्होंने काम की होंदा है कि गुंझलदार भोजन को सरल रूप के विच बदलना। जिवें तुहानूं मैं स्टार्च बारे दस्सिया कि गुंझलदार कार्बोहाइड्रेट है, पर उस गुंझलदार कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज विच बदलना जरूरी है। ग्लूकोज आप सीधे तौर पर पचा लेंगे हैं, पर स्टार्च आप सीधे तौर पर नहीं पचा सकते। तो भी आप जानांगे इस विच की कुछ है, किहड़े-किहड़े ग्रंथियां किहड़े-किहड़े भोजन के अंशां नूं पचाउण विच काम करदियां। सिर्फ दो है जिहड़े डायरैक्टली अपने बॉडी में डिफ्यूज हो सकते हैं, उन्होंने आपको पचाने लिए किसी ग्रंथि के किसी हारमोन की जरूरत नहीं हैगी। वो किहड़े-किहड़े है? विटामिन ते खनिज। पर कार्बोहाइड्रेट, चर्बी ते प्रोटीन, इन्हां तिन्नां नूं पचाउण दे लई जिहड़ियां ग्रंथियां हैगियां वो काम करदियां। सो वो आप जानांगे। सब तो पहला आप बनतर देखते हैं कि अपने मनुखी जिहड़ी पाचन प्रणाली की बनतर की है। सब तो पहला इस विच आ जांदा है मूँह। मूँह दे विच अपने एक पेशीदार अंग होंदा जिन्हों आप कहने जीभ। फिर इस दे विच अपने उपर ते थल्ले दो जबाड़े होंदे हैं, उपरला जबाड़ा ते थल्लड़ा जबाड़ा, जिस दे विच अपने 32 दंद लगे होंदे हैं। कई बार ये 28 या 24 भी हो सकते हैं, पर ये अपने एक टाइम ते दुध के दंद भी ये गिने जाते हैं। जदों अपनी उम्र 10 साल की होंदी है, उस तो बाद दुध के दंद झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो नॉलेज भी क्वेश्चन है कि दुध के जोड़े दंदों की संख्या कितनी होंगी है, वो होंगी है 20। ये जानकारी बहुत सारे MCQ के क्वेश्चन है, उन्होंने तुहानूं पता होनी चाहिए है। इस तो अलावा अपने मूँह के दुआले 3 जिहड़ियां लार ग्रंथियां होंदियां, उन्होंने तिन्हां की पोजीशन जिहड़ी हैगी है अपने कन्ना कोले या इस खेत्र के विच आ 3 खेत्र है जिथे अपने दोनों पासे ग्रंथियां होंदियां। लार ग्रंथियां ये की पैदा करदियां? लार पैदा करदियां। उस लार दे विच एक एंजाइम हुंदा जिहदा नाम सैलिवरी एमाइलेज एंजाइम हैगा, जिहड़ा कि स्टार्च का शुरुआती पाचन करता है। तो कहने को भाव स्टार्च का जिहड़ा शुरुआती पाचन है वो अपने मूँह दे विच शुरू होंदा है। तो मूँह दे विच तुहानूं हिस्से दसते जीभ, दंद ते लार ग्रंथियां। उस तो बाद अगला हिस्सा जिहड़ा आ जाता है वो हैगा अपना भोजन नली, जिन्होंने ईसोफेगस भी कह देंगे। भोजन नली किहदे विच खुलदी है? अपने मैदे दे विच, जिन्होंने इंग्लिश विच आपां स्टोमक कहने हैं। उस तो बाद स्टोमक के थल्ले छोटी आंदर का पहला हिस्सा है जिन्होंने ड्यूडेनम कहने हैं। इस ड्यूडेनम दे विच जिगर तो भी एक जिगर दीयां ग्रंथियां चों भी एक पाइप आउंदी है,
ਹੁਣ ਜਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡੇ ਸਾਰਾ ਜਿਗਰ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਗਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਊਡੇਨਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਜੇ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਪਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਪਚਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘੋਲ ਹੈ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਈਲ ਜੂਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। तो वो गाल ब्लैडर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਿਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਡਿਊਡੇਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਲਿਵਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਗਾਲ ਬਲੈਡਰ ਤੋਂ ਹੀ ਘੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇਗੇ, ਇੱਧਰ ਪੈਂਕਰੀਆਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲੁੱਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੁੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤੇ ਚਰਬੀ ਦੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਮੋਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੋਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਪਾਚਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਘੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਗਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ MCQ ਲਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਜਿਗਰ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਵਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਆ ਹੈਗੀ, ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਪਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਣਪਚਿਆ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਡੀ ਆਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਆਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਰੈਕਟਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਰੈਕਟਮ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਸ ਅਣਪਚੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੋਖਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਆਂਦਰ ਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਖਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਰੈਕਟਮ। ਤੇ ਏਨਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲਤੂ ਪਦਾਰਥ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਠੋਸ ਫਾਲਤੂ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो ये पूरे अंग तो पता होने चाहिए। सब तो पहला मूँह, उस जीभ ते उपरला ते थल्लेड़ा जुबाड़ा, फिर 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां इधरले पासे भी ते इधरले पासे भी। उस तो बाद अपना आ जाता है अन्न नली, उस तो बाद आ जाता है मैदा, फिर आ जाता है जिगर, जिगर के नाल पित्ता, फिर इधर आ जाता लुब्बा, फिर छोटी आंत का पहला खेतर ड्यूडेनम, फिर उस तो बाद छोटी आंत के बाकी हिस्से हैं। इस तो बाद वड्डी आंत ਤੇ ਵੱਡੀ ਅੰਦਰ ਤੇ ਆ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਸਟੀਜੀਅਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। तो ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਸੀਕਮ, ਕੋਲਨ ਤੇ ਰੈਕਟਮ ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਏਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਰੈਕਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੋਖਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तो ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਉਸ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਆਹ ਡਿਟੇਲ ਸਟਰਕਚਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਗਨੀਫਾਈਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਹੀ ਵਾਲੀ ਸਟਰਕਚਰ ਥੋੜੀ ਵੱਡੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। तो ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਆ 3 ਜੋੜੀ ਲਾਲ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ। ਮੂੰਹ ਐਪੀਗਲੋਟਸ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਆਵਾਜ਼ ਬਕਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਐਪੀਗਲੋਟਸ ਹੈ। ਇੱਥੇ 2 ਐਪੀਗਲੋਟਸ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅੰਨ ਨਲੀ ਤੇ ਸਾਹ ਨਲੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲਗਭਗ। ਈਸੋਫੇਗਸ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਨ ਨਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੋਮਕ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲਿਵਰ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲਿਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਆ ਪਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ CBD ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਾਮਨ ਬਾਈਲ ਡਕਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਗਰ ਦੀ ਤੇ ਪਿੱਤੇ ਦੀ। ਸਾਂਝੀ ਨਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੀ ਡਿਊਡੇਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਪੈਂਕਰੀਆਸ ਹੈ, ਆ ਛੋਟੀ ਅੰਦਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਲੀਅਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਡਿਊਡੇਨਮ ਤੇ ਇਲੀਅਮ ਇਹ 2 ਖੇਤਰ ਹੈ ਛੋਟੀ ਅੰਦਰ ਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੀਕਮ, ਕੋਲਨ ਤੇ ਰੈਕਟਮ ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜੀ ਓਪਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਏਨਸ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਿੱਥਦੇ ਹਾਂ। ਚਿੱਥ ਕੇ ਉਸਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਣ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਰ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਲੁਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੁਖਿਆਈ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸਟਾਰਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ 8ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਕਰਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸਟਾਰਚ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਕੱਚੇ ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਚੌਲ ਆਪਾਂ ਚੱਬ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟਾਰਚ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਚੱਬਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਚ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਸਟਾਰਚ ਨੂੰ ਚੱਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਿਵਰੀ ਐਮਾਈਲੇਜ਼ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਲਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਟਾਰਚ ਦਾ ਪਾਚਨ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਰਚ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਪਾਚਨ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
तो उस तो बाद जो पचिया हुआ भोजन, पचिया हुआ नहीं भाव छोटे छोटे हिस्सों में तब्दील होया भोजन है वो अपने मैदे में जाएगा। मैदे में कौन लैके जाएगा? अन्न नली लैके जाएगी, जी आप वाली अन्न नली मूँह के भोजन आप दंदा के नाल चिथांगे, चिथ के वो लाल ग्रंथियां चो निकली हुई लाल मिक्स हो जाएगी। वो भोजन जोड़ा है ईसोफेगस राही या अन्न नली राही कितने पहुंचेगा? स्टोमिक के या जिन्होंने आप मैदा कहने हैं। हम स्टोमिक के की होंगे? स्टोमिक जोड़ा है उस ग्रंथियां होंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होंगे है। वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आम तौर पर एक तो हाइड्रोक्लोरिक तेजाब पैदा करते हैं, एक वो पैदा करते हैं पैप्टिन एंजाइम जोड़ा है पैप्सिन एंजाइम जोड़ा कि प्रोटीन का पाचन करने में सहयोगी होंगे। एक वो जड़ियाँ मैदे दी ग्रंथियां है वो म्यूकस पैदा करदियां जिहड़ियां कि मैदे की अंदरली बनतर को बचा के रखदियां। हुण आ उसकी अंदरली बनतर है जिन्हों आप म्यूकस कहने हैं। ये म्यूकस का होना तां जरूरी है क्योंकि कई बार जो भोजन ये आता है तेजाब ये होंदा है, वो तेजाब के भी आप काम जानांगे वो किसी तरीके भोजन जोड़ा इसकी अंदरली तह को खराब ना कर सके। उसलिए इतने म्यूकस जमा होता है, एक लेसदार तरल जमा होता है, मतलब वो लुब्रिकेशन का भी काम करता है, भोजन को अगाह तोड़न का भी काम करता है भी इसकी जी तह है वो खराब ना कर सके। कुदरत ने बहुत वधिया अपना सिस्टम बनाया हुआ, आपको कुछ सोचने की लोड़ ही नहीं ज़्यादा। हुण तुहानूं इस जिहड़े मैदे दीयां ग्रंथियां राही जिहड़े तीन पदार्थ पैदा किए गए हैं किहड़े-किहड़े सी? एक तो इन्हें पैदा किया सी हाइड्रोक्लोरिक तेजाब, एक इन्हें पैदा किया सीगा पैप्सिन ते एक इन्हें पैदा किया सी म्यूकस। हुण इहदे विच जिहड़ा हाइड्रोक्लोरिक तेजाब है उन्हें की करना है, उहदे भी कुछ खास काम है। देखो सब तो पहले तो तुसीं पैप्सिन का काम देख लो। पैप्सिन नूं टुटन दे लई हाइड्रोक्लोरिक तेजाब ने काम देना क्योंकि पैप्सिन जिहड़ा है वो काहदे विच बदल जाता? प्रोटीन दे विच। पैप्सिन काहदे विच बदल जाता है? प्रोटीन दे विच। पैप्सिन ब्रेक डाउन प्रोटीन। पैप्सिन जिहड़ा है प्रोटीन को तोड़न का काम करता, सॉरी। तो प्रोटीन जिहड़ा है गुंझलदार है पर प्रोटीन को सरल रूप में तोड़ना पैंदा है। सरल रूप में किवें टुटूगा? प्रोटीन तो बनणगे एमाइनो एसिड। वो एमाइनो एसिड जिहड़े आपां डायरैक्टली उन्होंने डाइजेस्ट कर सकते हैं पर आपां पैप्सिन को डायरैक्टली आपां डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो प्रोटीन को तोड़न के लिए पैप्सिन को जिहड़ा एक्टिवेट करना है वो किन्ने करना है? वो करना हाइड्रोक्लोरिक तेजाब ने। ते म्यूकस का काम तुहानूं दसदा कि स्टोमिक की जिहड़ी तह हैगी आ उहनूं इह बचाउण दा काम करता है। ते इस तरह जिहड़ा भोजन हैगा अपना अगां छोटी आंत नूं चला जाता है। एक तुहानूं होर दसना सीगा कि अपने मैदे दे विच एक खार भी पैदा होती है जिहड़ी कि भोजन के तेजाबीपन को खत्म करती है। कई बार आपां नूं इत्थे गले 'च जलन होंदी है। जलन होने का मकसद की होंदा है कि अपने मैदे विचों किते ना किते अपना जिहड़ा भोजन आपां खाधा है वो ज़्यादा तेजाबी भोजन सीगा। जिवें तेजाबी भोजन आम तौर पर तुहानूं पता होना चाहिए कि मिर्चां, प्याज, अदरक, लसन ये ज़्यादा तेजाबी भोजन है। चाह भी आप पी ली भी तेजाबीपन पैदा करती है। तो वैसे तो अपनी कुदरत का इस तरह का सिस्टम बनया हुआ है कि अपने मैदे के विच भी एक खार हैगी है जिहड़ी उस तेजाब को खत्म करने का काम करती है। पर जदों आप ज़्यादा तेजाबी भोजन खा लीए फिर उन्होंने कंट्रोल करना सौखा नहीं होंदा गा। वो फिर अपने गले में जलन करते हैं। हौली हौली जिवें जिवें वो खार काम करती है वो भोजन का तेजाबीपन खत्म करती रहती है। तो ये स्टोमिक जिन्हों आप मैदा कहने हैं उहदे विच क्रिया वापरती है। तो ये तुसीं देखिया हुण स्टोमिक तो बाद वो भोजन जिहड़ा हैगा कित्थे जाएगा? छोटी आंत दे विच। हुण स्टोमिक दे विच या मैदे दे विच सिर्फ किसका पाचन होया? तुसीं देखिया सिर्फ ते सिर्फ प्रोटीन का। हुण आपां छोटी आंतर दे विच देखांगे की हुंदा है। छोटी आंतर दे विच अपने कोले दो स्थानां तो अव्वल तां तीन स्थानां तो पदार्थ आउंदे हैं। पहला तां मैदे तो भोजन इहदे विच पहुंचिया छोटी आंतर दे विच। हुण छोटी आंतर का एरिया वध तो वध हुंदा है। क्यों एरिया वध तो वध हुंदा? ताकि वध समय लई उस विच भोजन ठहर सके। हुण इस जिगर दे विचों या लिवर दे विचों उस भोजन को बाइल जूस मिलूगा। उस बाइल जूस दे विच उहनूं चर्बी नूं पचाउण दे लई एंजाइम मिलणगे।
ਤਾਂ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਪਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ? ਜਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਬਾਈਲ ਫਰੋਮ ਲਿਵਰ ਤੇ ਪੈਂਕਰੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੁਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਪੈਂਕਰੀਆ? ਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਪੈਂਕਰੀਆ। ਜਿਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਪਚਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਲੁਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਰਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਪਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਤੋ ਪੈਂਕਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਪਸਿਨ ਤੇ ਲਾਈਪੇਜ਼ ਐਂਜ਼ਾਈਮ। ਟ੍ਰਿਪਸਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਟੀਨ। ਟ੍ਰਿਪਸਿਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਚ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਚ। ਜਦ ਕਿ ਲਾਈਪੇਜ਼ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਕਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੁਬਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ? ਚਰਬੀ ਐਸਿਡਾਂ ਤੇ ਗਲਿਸਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੀਨ ਉਹਨੇ ਫੈਟ ਨੂੰ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡਸ ਐਂਡ ਗਲਿਸਰੋਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਬਾਈਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਈਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਚਰਬੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗੰਢਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੀਨ ਬਾਈਲ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਫੈਟਸ ਇਨਟੂ ਸਮਾਲ ਗਲੋਬਿਊਲਸ। ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੂਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਦੀ ਜੇ ਬਣਤਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਟੇਲ ਚ ਇਹਦੇ ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਂਗਲਨੁਮਾ ਬਣਤਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਉਂਗਲਨੁਮਾ ਬਣਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਲਾਈ। ਉਹ ਵਿਲਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਛੇਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਲਿਵਰ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਲ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫੈਟ ਹੈ ਉਹ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਫੈਟ ਦੇ ਸਮਾਲ ਗਲੋਬਿਊਲਸ ਬਣਨਗੇ। ਲੁਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਟ੍ਰਿਪਸਿਨ ਤੇ ਲਾਈਪੇਜ਼ ਐਂਜ਼ਾਈਮ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤੇ ਚਰਬੀ ਦਾ ਪਾਚਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਪੇਜ਼ ਐਮਾਈਲੇਜ਼ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਐਮਾਈਲੇਜ਼ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦਾ ਪਾਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈਗਾ? ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੇ ਸਰਲ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ MCQ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੈ? ਪੈਪਸਿਨ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਪਾਚਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ? ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਈਲ ਜੂਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿੱਤ ਰਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ, ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਚਰਬੀ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਕਰਨਾ। ਲੁਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਟ੍ਰਿਪਸਿਨ ਤੇ ਲਾਈਪੇਜ਼ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਪਸਿਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਪਾਚਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਲਾਈਪੇਜ਼ ਚਰਬੀ ਦਾ ਪਾਚਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਐਮਾਈਲੇਜ਼ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦਾ ਪਾਚਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਨੂੰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਣਤਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਵਿਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਂਗਲਨੁਮਾ ਬਣਤਰਾਂ। ਇੱਕ ਉਂਗਲਨੁਮਾ ਬਣਤਰਾਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਚਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਉਸ ਵਿਲਾਈ ਰਾਹੀਂ ਪਚੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਰਸ ਹੈ ਉਹ ਬਲੱਡ ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਬਲੱਡ ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਰਾਹੀਂ ਪਚਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਹੈ ਉਹ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਣਪਚਿਆ ਭੋਜਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵੱਡੀ ਆਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਵੱਡੀ ਆਂਦਰ ਦੇ ਰੈਕਟਮ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁੱਕਣ ਤੇ ਏਨਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਠ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭਾਗ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਾਣਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
जे उस भोजन को ऑक्सीजन मिलूगी फिर ही वो भोजन अगलियां क्रियावां करूगा। तो वो ऑक्सीजन किहड़ी प्रक्रिया ने उस भोजन नूं देनी हैगी आ, वो रेस्पिरेशन है जिन्होंने आप साह क्रिया कहते हैं। इस करके रेस्पिरेशन की सरलतम परिभाषा की है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, भाव भोजन का ऑक्सीकरण। साह क्रिया की सिर्फ इन्नी परिभाषा 3 अखरां की, भोजन का ऑक्सीकरण मतलब भोजन को किसी न किसी तरीके ऑक्सीजन देना। जदों उस भोजन को आप ऑक्सीजन देवांगे फिर ही उस भोजन में की पैदा होगी, ऊर्जा। ये ऊर्जा जिहड़ी हैगी है ये सैलां राहीं वरती जाएगी। तो ये सारी प्रक्रिया साह क्रिया की हुंदी कित्थे है? सैल के वो हिस्से विच जिन्होंने सैल की रसोई कहा जाता है, सैल का ऊर्जा घर कहा जाता है। वो किहड़ा अंश है, वो किहड़ा निकड़ा अंग है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। सैल का निक्का अंग जिन्होंने आप कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, उहदे विच साह क्रिया होंदी हैगी है। हुण इस पूरी क्रिया के दौरान एडीपी तो एटीपी बनता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एक फास्फेट लैके एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बना देता है। डाई का मतलब है 2, जो एक फास्फेट होल मिल गया तो यह बन गया ट्राई, ट्राई का मतलब है 3। तो ये जो एटीपी कैरियर है यही अपने शरीर की एनर्जी को चलाने वाले वाहन है। जे अपने शरीर में ऊर्जा चाहिए है, उन्होंने वाहनों के राही ही ऊर्जा एक थां तो दूसरी थां जाएगी। वो वाहन किहड़े है ऊर्जा को लिजाण वाले, वो है एटीपी। हुण आपां जाणांगे ये जिहड़ी साह क्रिया है ये मुख्य तौर पर 2 किस्मां की होंदी है। एक तो होंदी है आक्सी साह क्रिया जिन्होंने आप एरोबिक रेस्पिरेशन कह देंगे, एक होंदी है अनआक्सी साह क्रिया जिन्होंने आप एनएरोबिक रेस्पिरेशन कह देंगे। हुण ये साह क्रिया होंदी कित्थे कित्थे आ उहदे बारे थोड़ा जिहा तुहानूं मैं एक ग्राफिक जिहा बनिया होया। जिहड़ी आक्सी साह क्रिया ऑक्सीजन की होंद च है, अनआक्सी साह क्रिया ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी दे विच हुंदी है या घट ऑक्सीजन की मात्रा में हुंदी है। ये शुरुआत कित्थे हुंदी है? ग्लूकोज दे विच हुंदी है। ग्लूकोज दे विच उस तो बाद च सैल दे विच की बनाउंदी है साइटोप्लाज्म दे विच पाइरूवेट। चाहे वो आक्सी साह क्रिया चाहे वो अनआक्सी साह क्रिया दी दोनों किस्मां है। आ एक सिंपल जिहा फ्लो चार्ट दिखाया गया जिस दे विच कि तुहानूं दिखाया गया कि आक्सी साह क्रिया ते अनआक्सी साह क्रिया किवें वापरदी है। सब तो पहला तो ग्लूकोज जदों उन्होंने ऑक्सीजन मिलेगी काहदे विच सैल पदार्थ दे विच, तां ग्लूकोज काहदे विच तब्दील हो जाएगा पाइरूवेट दे विच। पाइरूवेट के नाल नाल उस पैदा होगी एनर्जी। एनर्जी का सिद्धांत है कि ऊर्जा कदे खत्म नहीं होती, ये अगे भी अपने को आ जाएगी। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट रिमेन कांस्टेंट इन अ सिस्टम। तो हुण माइटोकॉन्ड्रिया दे विच किहड़ी साह क्रिया होगी? आक्सी साह क्रिया। अपने शरीर के सारे सैलों के विच सिर्फ पेशी सैलों को छड्ड के उन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ आक्सी साह क्रिया होंदी है। ਹੁੰਦੀ है उन्हां सैलों के विच ग्लूकोज काहदे विच तब्दील हो जाता? पाइरूवेट के विच ते नाल एनर्जी। वो पाइरूवेट ऑक्सीजन को प्राप्त करके काहदे विच तब्दील हो जाता? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी ते ऊर्जा विच। पर अपने पेशी सैलों के विच की हुंदा? पेशी सैलों के विच ऑक्सीजन नहीं पहुंचती अपने, तो वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है उत्थे। उन्हां दे विच यही पाइरूवेट काहदे विच तब्दील हो जाता है? लैक्टिक एसिड ते ऊर्जा दे विच। अपने कई बार जो जोड़े खिडारी होंगे उन्होंने खलियां पै जाती जो वो वाहवा देर बाद खेडते हैं या उन्होंने मसल्स के क्रैंप्स पैने शुरू हो जाते हैं। वो क्रैंप्स काहदे करके पैंदे हैं? ये लैक्टिक एसिड ज़्यादा जमा होने नाल। एक लिमिटेड अमाउंट तक लैक्टिक एसिड जमा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जो एक्सैसिव अमाउंट के जमा होती है उदों ये प्रॉब्लम आती है अपन मसल्स में लैक्टिक एसिड ज़्यादा जमा होने नाल। तीसरी जी साह क्रिया है वो ऑक्सीजन की गैर हाजरी के विच होंदी है। इत्थे ऑक्सीजन बहुत घट मात्रा च लगभग एब्सेंट ही है। तो ये किहदे विच हुंदी है? खमीरन प्रक्रिया के दौरान जिहड़े खमीर है ब्रैड जो तैयार की जाती है आटे या मैदे तो उन्होंने की दी जाती है? खमीर दी जाती है। खमीर के नाल वो जिहड़ा आटा हैगा उस तो ब्रैड बनाई जा सकती है। उस ब्रैड के विच की पैदा होंदी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होंदी है, नाल ही उस तो इथेनॉल तैयार की जाती है। हुण जिहड़ी शराब बनती है, शराब भी इस खमीरन प्रक्रिया नाल बनती है। ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी के विच फलों के रस जिहड़े हैगे आ उन्हां विच ग्लूकोज तो पाइरूवेट बनता है तो पाइरूवेट तो उस तो बनती है इथेनॉल।
ਤੇ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਤੇ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਥਨॉल है ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਖਮੀਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬੇਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। तो ये तीन जिहड़े तरीके सीगे अपने साह क्रिया के, सब तो पहले तो आक्सी साह क्रिया ते अणाक्सी साह क्रिया की परिभाषा तुहानूं पता होनी चाहिए है। वो साह क्रिया जिहड़ी ऑक्सीजन की हाज़री विच होवे उसनूं आपां आक्सी साह क्रिया कहने हैं या एरोबिक रेस्पिरेशन, द रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बट एनारोबिक रेस्पिरेशन, द काइंड ऑफ रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अणाक्सी साह क्रिया वो साह क्रिया जिहड़ी ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी दे विच हुंदी है। हुण ਇਹ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਪਾਥਵੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਅੰਗ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੋਸਟ੍ਰਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਸਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਦੀ ਕੈਵਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਨੈਜ਼ਲ ਕੈਵਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। फिर उस तो बाद आ जाता ट्रेकिया, उस तो बाद आ जाते अपने फेफड़े। ये चार मुख्य अंग है जिहड़े कि अपनी साह प्रणाली को चलाते हैं। इत्थे अपना आवाज़ बक्सा भी होंदा है जिन्होंने लेरेंक्स भी कह दिंदे आपां। ये जिहड़ा ट्रेकिया हैगा बाहरले पासियों ये कार्टिलेज मसल दे नाल ढकिया होया। तुसीं कदी इत्थे हत्थ लगा के देखो, तुहानूं बिल्कुल कान दा उतला हिस्सा या नक दी बिल्कुल टिप वांगू ये सख्त लगेगा। क्यों सख्त लगेगा? क्योंकि ये एक कार्टिलेज टिशू हैगा, एक कनैक्टिव टिशू है। जिवें हड्डियां भी अपना एक जोड़क टिशू है, उस तरह कार्टिलेज भी अपना एक जोड़क टिशू है जिहड़ा कि अपने कंन के उपरली तह, नक के बिल्कुल मूरले हिस्से अते इस हिस्से नूं कवर करता है। एक मजबूती रहिंदा है कि अंदर जिहड़ी साह नली है उस नूं कोई दब ना सके। इस करके ये जिहड़ा कार्टिलेजनस रिंग्स हुंदे इत्थे अपनी साह नली दे उपर। ये जिहड़ा ट्रेकिया हैगा अगां दो ब्रांचां च सब डिवाइड हो जाता है जिन्हां नूं ब्रोंकाई कहने हैं। अगां ब्रोंकाई जिहड़े हैगे छोटियां छोटियां टाणियां विच बदल जाते हैं जिन्हां नूं ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। उन्हां छोटियां छोटियां टाणियां दे सिरे ते छोटे छोटे गुब्बारे लगे हुंदे हैं जिन्हां नूं आपां एल्वियोलाई कहते हैं। ते बिल्कुल अपने फेफड़े दे थल्ले इत्थे हुंदा पेट पर्दा जिन्हों आपां डायफ्राम कहते हैं। ये ना पूरा फेफड़ियां नूं अपने आप नूं बाहरों किन्हां ने कवर कीता हुंदा अपने रिब्स ने, जिहड़ा अपने पिंजर दा एक हिस्सा है जिन्हों आप छाती खोड़ कह देंगे हैं। ये छाती खोड़ जी बाहरों अपने क्यों ये हैगी है ताकि बहुत ही सेंसिटिव अंग जोड़े कि अपने दोनों फेफड़े तो इन्हों के विचाले होंगे अपना दिल उसकी बचाव हो सके। तो ये अपनी बनतर सी अपनी मनुख की साह प्रणाली की। हुण ये आप क्रिया बारे जानांगे भी ये होंदा की है। पहला तो आप देखते हैं, हाँ जी, ये समझना बहुत जरूरी हिस्सा है कि अपनी साह प्रणाली किवें काम करती है, वो बारे आप जानांगे। सब तो पहला अपने नोज राही जी बाहरली हवा अंदर दाखिल होती है, उस हवा दे विच ऑक्सीजन 21% होंदी है। अपने नक के अंदरले पासे वाल होंदे हैं, नाल ही इहदे अंदर एक लेसदार तह होंदी जिन्होंने म्यूकस कहते हैं। जिवें आपां मैदे की अंदरली तह देखी सी म्यूकस सी, बिल्कुल उस तरह ये भी अंदर एक लेसदार तह होंदी है। उस लेसदार तह ते वालों का मुख्य मकसद की है कि इस दे विच कोई डस्ट पार्टिकल हवा तो इलावा ना दाखिल हो सके। जे डस्ट पार्टिकल कोई दाखिल होंदा है तो वो अंदर नहीं जा सकता उन्होंने वालों करके ते उस लेसदार तह दे करके वो उस रस्ते विच ही उन्होंने जकड़ लिया जाता है तो वो अगे नहीं जाता। उस तो बाद जी साफ हवा हैगी है ट्रेकिया के रस्ते दोनों फेफड़ियां में पहुँचती है। हुण दोनों फेफड़ियां दे विच की हुंदा है कि उन्होंने फेफड़ियां के ब्रोंकीओल्स के सिरे ते एल्वियोलाई होंदे हैं। वो एल्वियोलाई किहदे नाल अगां संपर्क विच हुंदे आ, इत्थे रक्त कोशिकावां हुंदियां जिन्हां नूं आपां ब्लड कैपिलरीज कहने हैं। जदों बाहरों ऑक्सीजन अंदर पहुंची फेफड़ियां दे विच पहुंची तो अंदर प्रक्रिया की हुई, दो प्रक्रियावां होंदियां, एक इंस्पीरेशन एक एक्सपीरेशन। जदों आपां साह अंदर लैके जाने कभी नोट करियो कि अपनी छाती खोड़ बाहर नूं जाती है तो पेट पर्दा जिहड़ा हैगा ओह थल्ले नूं जाता है। छाती बाहर नूं ते पेट पर्दा थल्ले नूं। क्यों बाहर नूं ते थल्ले नूं है? ताकि फेफड़ियां दे विच जिहड़ा हवा दा दबाव हैगा वो घट गया, वो घटन दे सिੱਟੇ वजों बाहरों हवा अंदर जा सकती है। तो बाहरों अंदर हवा अंदर जाने का मकसद सिर्फ यही है कि अंदर उसनूं ऑक्सीजन पहुँच जाए।
ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਗੁਬਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚੀ, ਗੁਬਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੇਟ ਪਰਦਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਗੁਬਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਿਆਂ ਤੇ ਰਕਤ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਗੁਬਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਛੇਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਰਕਤ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਛੇਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਆਇਆ ਲਹੂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਐਲਵੀਓਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੇ ਐਲਵੀਓਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਐਲਵੀਓਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਬਣ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਣਆਕਸੀਕ੍ਰਿਤ ਲਹੂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਐਲਵੀਓਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਰਦਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਛਾਤੀ ਕੋੜ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੇਟ ਪਰਦਾ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਤੇ ਛਾਤੀ ਕੋੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੱਧ ਜੇ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜੇ। ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗੀ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਸਤੇ। ਉਸ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਹਵਾ 'ਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਉਸ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖੂਨ ਜਿਹਨੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਛੱਡਤੀ, ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਦੀ ਲਹੂ ਗੇੜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤੋ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਗੁਬਾਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਲਵੀਓਲਾਈ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਆ ਇੱਕ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਦਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੇਟ ਪਰਦਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਛਾਤੀ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਚੈਸਟ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋ ਗਈ। ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਪੇਟ ਪਰਦਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ, ਛਾਤੀ ਕੋੜ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੇਸ਼ਨ, ਆ ਬਰੀਥਿੰਗ ਇਨ, ਆ ਬਰੀਥਿੰਗ ਆਊਟ। ਹੁਣ ਦੋ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਰੀਥਿੰਗ। ਹੁਣ ਬਰੀਥਿੰਗ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਭਾਵ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਭੋਜਨ ਦਾ ਆਕਸੀਕਰਨ। ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਇਹ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਕਸੀ ਤੇ ਅਨਾਕਸੀ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅੰਤਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਆਕਸੀ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ATP ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਨਾਕਸੀ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ATP ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਦਿਲ ਇੱਕ ਪੰਪ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਮਨੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੇਨਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਕ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਬਲੱਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੂਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਨੂੰ, ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਫਾਲਤੂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ। ਤੋ ਖੂਨ ਨੂੰ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਖੂਨ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੂਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ RBC ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਰਕਤਾਣੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ WBC ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਿੱਟੇ ਰਕਤਾਣੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੱਡ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਰਲ ਅੰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਠੋਸ ਅੰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਰਲ ਅੰਸ਼ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਠੋਸ ਅੰਸ਼ ਉਹਦੇ ਆ ਤਿੰਨੇ ਆ, RBC, WBC ਤੇ ਪਲੇਟਲੈਟਸ। RBC ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸਮਝਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ
खून दे विच लाल रंग कादे करके आ, आरबीसी विच पाए हुए हीमोग्लोबिन करके। उस हीमोग्लोबिन ने की करना है, जिहड़ी एल्वियोलाई दे विचों ऑक्सीजन प्राप्त कीती, हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन प्राप्त करनी है ते बना देना ऑक्सी हीमोग्लोबिन। वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कल्ले कल्ले सैल तक पहुंचेगा, कल्ले कल्ले सैल तक ऑक्सीजन पहुंचावेगा। सैलों ने जो ऑक्सीजन ले ली, उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन को दे देनी है, तो उत्थे बन जाना कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इस अणआक्सीकृत लहू दे विच पहुंच जाएगी। अणआक्सीकृत लहू दे विचों कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जिहड़ा हैगा वो एल्वियोलाई कोल जाके कार्बन डाइऑक्साइड को अड्ड कर देगा तो हीमोग्लोबिन फिर विली हो जाएगी। तो ये प्रक्रिया काहदे नाल हुंदी है? आरबीसी दे करके, जिहड़ा मैं तुहानूं इस तो पहला दस रहा सी, लाल रक्ताणुओं करके। मतलब लाल रक्ताणु का मुख्य मकसद की है कि ऑक्सीजन का वहाव करना अपने खून दे विच। तो कई बार अपने विच खून की मात्रा घट जाती है या हीमोग्लोबिन की संख्या घट जाती है, तो उस वेले आपां नूं कहंदे तुहाडे आयरन की मात्रा घट है। आयरन की मात्रा घट क्यों होंदी है? क्योंकि जिहड़ा हीमोग्लोबिन आ वो दो चीज़ों तो मिलकर बनिया, एक आयरन तो एक प्रोटीन तो। हीमोग्लोबिन के हीम का मतलब है आयरन तो ग्लोबिन का मतलब है प्रोटीन। तो जे आयरन की घाट होगी तो साह लैण की प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जे हीमोग्लोबिन के आयरन की घाट ही होगी, अल्टीमेटली ऑक्सीजन को रिसीव करने की कैपेसिटी नहीं होगी, इसे करके साह लैण दे विच दिक्कत आउंदी। तो तुहानूं आरबीसी का काम जिहड़ा हैगा बाखूबी समझ आ गया होगा। हुण डब्ल्यूबीसी का काम जिन्होंने आप चिट्टे रक्ताणु कह देंगे अपने शरीर के। चिट्टे रक्ताणु अपने शरीर के सिपाही है। शरीर में कोई बीमारी फैलाने वाला कारक दाखिल होया, चिट्टे रक्ताणुओं ने उहदे नाल लड़ाई करनी है, उन्होंने खत्म करना है। कई बार एक इहो जिहे चिट्टे रक्ताणु भी होंगे है, एक चिट्टे रक्ताणु उन्होंने किस्म हैगी है लाइसोसोम, जिन्होंने सुसाइड बैग्स भी कह देंगे। वो की करते हैं कि अपने विच बीमारी फैलाने वाले कारक को लै लेंगे तो बाद आप ही आत्म हत्या कर लेंगे। वो कारक भी तबाह कर लेंगे तो अपने आप को भी तबाह कर लेंगे। तो कई तरह के डब्ल्यूबीसी होंगे हैं, कल्ले एक तरह के नहीं होंगे। मुख्य मकसद उन्होंने का यही है कि बीमारी फैलाने वाले कारकों के खिलाफ लड़ना। ताई करके डब्ल्यूबीसी अपने शरीर के सिपाही कहा जाता है, जिहड़ी अपने शरीर की सुरक्षा प्रणाली काम करती है, इम्यूनिटी काम करती है, उस दे विच डब्ल्यूबीसी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उस इम्यूनिटी के मुख्य सिपाही यही है, वक्-वक् बीमारियों के खिलाफ जिहड़े काम करते हैं। हुण एक सिंपल जी उदाहरण देना, आपां नूं बुखार हुंदा, बुखार कोई बीमारी नहीं, पर बुखार एक संकेत है कि अपने शरीर के विच कोई बीमारी फैलाने वाला कारक दाखिल होया तो उहदे नाल अपने शरीर के जिहड़े डब्ल्यूबीसी लड़ाई कर रहे हैं, वो लड़ाई करने के दौरान अपने शरीर का तापमान बढ़ जाता है, जिस करके आप कह दें आपां नूं बुखार हो। सिर्फ अंदेशा होता है, पर बुखार अपने आप कोई बीमारी नहीं होती। तीसरे अंश है प्लेटलैट्स। प्लेटलैट्स की करते हैं कि जदों अपने शरीर से कोई जख्म होता है तो जख्म को भरन का काम प्लेटलैट्स ने करना। जदों कितने भी जख्म होया, मान लो इत्थे इस हिस्से से जख्म हो गया, दिमाग ने शरीर के सारे लहू को हदायत दे देनी है, उन्होंने कह देना कि सारे प्लेटलैट्स इस थां ते जख्म होया उत्थे पहुंचन, क्योंकि जो भारी जख्म होया तो प्लेटलैट्स की वध लोड़ हो, जे जख्म घट होया तो उत्थे प्लेटलैट्स की घट लोड़ हो। सारे प्लेटलैट उत्थे रश करते हैं, उस हिस्से से पहुँचते हैं, फिर वो अपनी बिल्कुल फौज आंगू एक आर्मी, अपनी एक डिसिप्लिनरी आर्मी बना लेंगे हैं। सब तो पहली तय प्लेटलैट्स पहले जमाती अपने उस जख्म से, जे एक नाल नहीं काम बनता फिर दूजी तय आती हुए तो उस दे उत्ते अपना जाके जख्म को भरती है। तो इस तरीके नाल जिहड़ा जख्म को भरन का काम प्लेटलैट्स करते हैं। हालांकि जख्म को भरन दे विच थ्रोम्बिन ते प्रोथ्रोम्बिन भी अपने काम करते हैं, जिहड़े कि खून दे विच ऑलरेडी हुंदे हैं, पर प्लेटलैट्स का भी होना उत्थे बहुत जरूरी है। तो इस तरह ये तिन्ने अंश आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ते प्लेटलैट्स जिहड़े हैगे आ, ये शरीर दे विच अपने खून दे मुख्य अंश है, जिहड़े कि शरीर को बचाव प्रदान करते हैं। हालांकि प्लेटलैट्स नाल संबंधित तुसीं कई बीमारियों बारे जानिया है, डेंगू बड़ी खतरनाक है, चिकनगुनिया बड़ी खतरनाक है। हालांकि मलेरिया या टाइफाइड वेले भी प्लेटलैट्स घट जाते हैं, पर डेंगू वेले या चिकनगुनिया वेले प्लेटलैट्स जिहड़े है बड़ी तेजी नाल खत्म होंदे हैं। तो हुण आपां गल करांगे कि जे अपने खून के इन्हां अंशां ने शरीर के हिस्सों में बचाने का काम करना है या ऑक्सीजन देने का काम करना है
ਤਾਂ ਉਸ ਖੂਨ ਨੂੰ ਵਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਵਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਆਰਟਰੀਜ਼, ਇੱਕ ਵੇਨਸ ਤੇ ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਆਰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਮਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੇਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। ਆਰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਖੂਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਊਮਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮੋਟੀ ਤਹਿ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥਿਕ ਵੋਲਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਨਸ ਹੈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਣਆਕਸੀਕ੍ਰਿਤ ਲਹੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਦਿਲ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਥਿਨ ਵਾਲਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਵਾਲਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਖੂਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਵਹਾਅ ਰੱਖਣਾ, ਪਰ ਵੇਨਸ ਵਿੱਚ ਵਾਲਵਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਖੂਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਵਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੀਸਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਤੇ ਵੇਨਸ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਆਰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਖੂਨ ਹੈ, ਵੇਨਸ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਖੂਨ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੋਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਜਾਂ ਸਾਫ਼ ਖੂਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਵਾਲੇ 'ਚ ਗੰਦਾ ਖੂਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਵੇਨਸ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਵੇਨਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਖੂਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਖੂਨ ਨੂੰ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ ਨੇ ਕਰਨਾ। तो ਇਹ ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਤੇ ਵੇਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਭਾਵ ਧਮਨੀਆਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਾਲਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਜਾਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਨ ਬਾਰੇ ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਖੂਨ ਦਾ ਵਹਾਅ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲਹੂ ਗੇੜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਜਾਂ ਹਿਊਮਨ ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅੰਗ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੋਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਲ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਥਣਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੇ 4 ਖਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੀਂਗਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੇ ਜਲੀ ਥਲੀ ਜੀਵ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਂਫੀਬੀਅਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੀਂਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਪਟਾਈਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ, ਛਿਪਕਲੀ। ਜਲੀ ਥਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਡੱਡੂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ 3 ਖਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। MCQ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ 3 ਖਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲੀ ਥਲੀ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਰੀਂਗਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਅਣਆਕਸੀਕ੍ਰਿਤ ਲਹੂ ਦੇ ਮਿਕਸ ਹੋਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੈਂਬਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਫ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗੰਦਾ ਖੂਨ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਗੰਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਫ਼ ਖੂਨ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਚੈਂਬਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਲੀ ਥਲੀ ਤੇ ਰੀਂਗਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦੇ 3 ਚੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, 3 ਚੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ 2 ਖਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਫੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਿਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਗਿਲਸ ਹੀ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਖੂਨ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ 2 ਖਾਨਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਖੂਨ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ MCQ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਥਣਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
दिल के किन्ने खाने होंगे हैं? 4 खाने। ठीक है, जो तुहानूं पूछ लिया जली थली तो रींगण वाले जीवां दे विच दिल के किन्ने खाने होंगे हैं? 3 खाने होंगे हैं। तो फिर जो तुहानूं पूछ लिया मच्छियां विच दिल के किन्ने खाने होंगे हैं? तो 2 खाने। तो हुण आपां मनुखी दिल की बनतर जिहड़ी हैगी आ उहदे बारे जाणांगे जरूरी। मनुखी दिल के 4 खाने होंगे हैं। इस विच जिहड़े तुहानूं खब्बे पासे 2 खाने दिख रहे हैं, इन्हां दोनों नूं तुसीं राइट कहना। ये राइट एट्रियम, थल्लड़े पासे राइट वेंट्रिकल है। इधरले पासे जो तुहानूं सज्जे पासे दिख रहे हैं, ये उसके लैफ्ट एट्रियम है उपरला, ते लैफ्ट वेंट्रिकल है थल्लड़ा। तो ये तुहानूं जिवें दिखाया गया बिल्कुल उस तरह तुसीं ये देखना है। जिस तरह ये इस तरह दिल कट्टिया गया होवे, उहनूं कट्टिया गया होवे, तो उसका जिहड़ा सैक्शन है बिल्कुल उस तरह ये कट्टिया हुआ फ्रंट तो दिखाया जा रहा है तुहानूं। इधरला पासा तुहानूं राइट दिसेगा तो इधरला पासा लैफ्ट दिसेगा। इस तरीके नाल दिखाया गया तुहानूं। हुण शरीर के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों तो जिहड़ा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, भाव अनऑक्सीजनेट लहू है, वो दिल दे विच जिहड़े खाने तो दाखिल होवेगा, वो इस राइट एट्रियम दे विच दाखिल होवेगा। कौन लैके आवेगा? सुपीरियर वेना केवा ते इनफीरियर वेना केवा। भाव जिहड़ी आह मुख शिरा हैगी है, उन्हां दे विच इह लहू आवेगा। तो ये लहू राइट एट्रियम दे विच पहुंचा। राइट एट्रियम या जिन्हों आप सज्जा आरिकल भी कहने हैं, आ सज्जा वेंट्रिकल है, आ खब्बा आरिकल है, आ खब्बा वेंट्रिकल है। सज्जे आरिकल तो वो खून जिहड़ा सज्जे वेंट्रिकल विच जाएगा। हुण इत्थे इन्हां दोनों के राह विच की हैगे आ वाल्व है। ये वाल्व किहड़ा ट्राइकस्पड वाल्व है, जिन्होंने पंजाबी विच 3 नुकरा वाल्व कहते हैं। 3 नुकरा वाल्व क्यों कहते हैं? ये हालांकि ये 2 नुकरा वाल्व होता है, ये 3 नुकरा वाल्व तां क्योंकि ये दरवाजे वध चाहिए है, क्योंकि खून शरीर के सारे अंगों को आ रहा है। आ देखो उत्तले हिस्सों तो या थल्लड़े हिस्सों तो सारे अंगों लहू ये दाखिल हो रहा है। आ जिहड़ा लहू ये दाखिल हो रहा है, ये वेना केवा राही दाखिल हो रहा है राइट एट्रियम दे विच। तां क्योंकि जिहड़ा इहदे विच इस खाने च पहुंचने वाला लहू है, उसकी मात्रा ज़्यादा है, वो ज़्यादा मात्रा च लहू थल्ले पहुंचने लई दरवाजे ज़्यादा चाहिए। इस करके इत्थे ट्राइकस्पड वाल्व है, 3 नुकरा वाल्व है। उन्हां वाल्व्स राही खून जिहड़ा सज्जे वेंट्रिकल विच पहुंच जाएगा। हुण वाल्व का मकसद मैं तुहानूं पहले ही दस चुकिया कि खून का एक दिशावी प्रवाह, एक डायरैक्शन दे विच ब्लड नूं लैके जाना। हुण वो राइट वेंट्रिकल दे विच जदों ब्लड पहुंच गया, सज्जे वेंट्रिकल दे विच जदों अनऑक्सीकृत लहू पहुंच गया, वो लहू ने साफ होने लई फेफड़ियां विच जाना है। आ देखो इत्थों ये लहू साफ होने लई फेफड़ियां विच पहुंचूगा। फेफड़ियां दे विच किस अंग राही इस लहू ने पहुंचना है, उसनूं आपां कहने हैं फेफड़ा धमनी। की कहने उहनूं आपां? फेफड़ा धमनी, क्योंकि फेफड़े दे विच इसने लहू लैके जाना, इस करके इहनूं फेफड़ा धमनी कहने आपां। हालांकि धमनियां बारे आपां पढ़िया कि दिल तो यह जिहड़ा साफ लहू है सारे हिस्से तक लैके जाती है, इस तरह ये भी लहू नूं लैके जा रही है कितने फेफड़ियां तक साफ होती है। इस करके इहनूं आपां पल्मनरी आर्टरी कहने हैं। पल्मनरी आर्टरी राही फेफड़ियां विच ये लहू साफ होने लई चला गया, जिथे कि साह क्रिया होगी। साह क्रिया के नतीजे वजों अनऑक्सीकृत लहू की कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी तो ऑक्सीजन उन्हें प्राप्त हो जाएगी। वो अनऑक्सीकृत लहू हुण ऑक्सीकृत लहू विच तब्दील हो गया। ऑक्सीकृत लहू विच तब्दील होके वो लहू पल्मनरी वेन राही या जिन्हों आपां फेफड़ा शिरा कहने हैं, फेफड़ा शिरा राही दिल के खब्बे आरिकल दे विच दाखिल होगा, जिन्होंने लैफ्ट एट्रियम आपां कहने हैं। खब्बे आरिकल तो वो फिर खब्बे वेंट्रिकल को गया। इत्थे हुण 2 नुकरा वाल्व है, जिन्होंने बाइकस्पड वाल्व आपां कहने हैं या मिट्रल वाल्व भी कह देंगे। इत्थों हुण जिहड़ा साफ लहू है वो शरीर के सारे हिस्सों तक पहुंचना है, तो शरीर के सारे हिस्सों तक किन्ने लैके जाना है? जिहड़ी मुख धमनी है, जिन्हों एओर्टा कहने हैं, मुख धमनी। इस एओर्टा राही शरीर के सारे हिस्सों में लहू पहुंच जाना है। हुण क्योंकि लहू के विच इक्को टाइम ते 2 खानियां चों खून दाखिल होया, क्योंकि 2 खानियां चों इक्को टाइम ते लहू दाखिल होया,
इस करके दिल की जिहड़ी लहू गेड़ प्रणाली है उन्होंने दूरी लहू गेड़ प्रणाली भी कहने हैं या डबल सर्कुलेशन भी कह देंगे। एक बार साफ खून दाखिल होंदा है, एक बार गंदा खून दाखिल होंदा, पर होंदा इक्को वेले है। तो ये दिल की बनतर ते कार्य विधि तुहानूं समझाई सी। अच्छा, दिल के विचाले भी एक आह पार्टीशन होंदी है जिहड़ी कि दोनों पासे नूं वख करन दा काम करती हैगी है। ये पूरी बनतर जदों तुसीं दिल की दसनी है तो उहदे बारे दसना है। इहनूं आपां कहने सैप्टम, ठीक है। तो बाकी तो तुहानूं मैं इहदे आरिकल, वेंट्रिकल या पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, एओर्टा, वेना केवा वो सारा तुहानूं दस चुके हैं। ये दिल की बनतर सीगी जिहड़ी आपां जाणी है, आ तुहानूं पहले ही दस चुके हैं। हुण आपां पौद्यां विच पदार्थां दा आदान प्रदान कौन करदा उहदे बारे जाणांगे। पौद्यां विच पदार्थां दा आदान प्रदान करने के लिए मुख्य रूप में दो टिशू जिम्मेवार है। एक टिशू उस विच हैगा जाइलम टिशू ते एक उस विच हैगा फ्लोइम टिशू। मुख्य तौर पर पौद्यां दे विच तीन तरह के पदार्थ है जिन्हां दा आदान प्रदान हुंदा है, एक भोजन, एक पानी ते एक पानी दे नाल खनिज। तो इन्हां नूं वाहक टिशू लैके जाते हैं, कंडक्टिंग टिशू जिन्हां नूं आपां कहने हैं। इंग्लिश विच उन्हां दा नाम जाइलम ते फ्लोइम है, ते पंजाबी च भी उन्हां नूं जाइलम फ्लोइम ही कहने आपां। हुण जाइलम का मुख्य काम की है? पौधे दीयां जड़ां विचों पानी नूं सोख के पत्तियां तक लैके जाना, ये जाइलम टिशू का काम है। जाइलम टिशू दे विच जाइलम वैसल्स हुंदियां ते जाइलम ट्रेकियार्ड्स हुंदे हैं। जे तुसीं इस विच बनतर देख रहे हैं तो इहदे विच तुहानूं जाइलम टिशू ते जाइलम ट्रेकियार्ड्स, जाइलम वैसल्स ते जाइलम ट्रेकियार्ड्स दिख रहे हैं। हुण इहदे विच जो आ दिखाई जा रही है तुहानूं ये वैसल एलीमेंट है, पर आ जिहड़ी दिखाई जा रही है ये ट्रेकियार्ड्स है। तो जिहड़े ट्रेकियार्ड आ उन्हां दा काम है पानी का वहाव ते सपोर्ट देनी, पर वैसल का काम सिर्फ पानी की ट्रांसपोर्टेशन है। तो ये नाल इहदे च रेशेदार सैल भी होंगे हैं जिन्हां नूं फाइबर सैल आपां कहने हैं। तो इन्हां पदार्थां दे राहीं सक्शन फोर्स पैदा होती है जिस नाल कि पानी की अपवर्ड फोर्स, मतलब गुरुत्वाकर्षण के उल्ट पानी जड़ां तो पत्तियां तक पहुंचता है। कौन करता है? जाइलम टिशू। हुण देखांगे आप फ्लोइम टिशू। फ्लोइम टिशू की करते हैं कि जदों पत्तियां विच भोजन बन गया, उस बने हुए भोजन नूं पौधे के सारे हिस्सों तक पहुँचाना है। पौधे के सारे हिस्सों तक पहुँचाने का काम कौन करता है? फ्लोइम टिशू करता है। तो फ्लोइम टिशू पत्तियां तो ही शुरू हो जाता है, तो पत्तियां तो भोजन नूं एक थां तो लैके जाण नूं आपां कहने हैं ट्रांसलोकेशन, मतलब भोजन की लोकेशन एक थां तो दूसरी थां ते कर देनी। तब फ्लोइम दे विच की हुंदा है? सीव ट्यूब्स हुंदियां ते कंपैनियन सैल्स हुंदे हैं। जे आ तुहानूं दिस रहे आ कंपैनियन सैल है, आ सीव ट्यूब है, इत्थे सीव प्लेट्स है। ये सीव प्लेटां भाव सीव छाननियां है, इन्हां छाननियां राहीं भोजन छानिया जाता है। भोजन छान के सीव ट्यूबां च पहुंचता है, कंपैनियन सैल्लां नूं सपोर्ट दिंदे हैं, तो वो भोजन पूरे का पूरा जिहड़ा हैगा पत्ते तो पौधे के सारे हिस्सों तक भाव तने, टाहनियां, जड़ां तक पहुंचता है। तो इस भोजन के नाल पौधे नूं एटीपी मॉलीक्यूल मिलते हैं। एटीपी मॉलीक्यूल कौन सीगे? ऊर्जा के वाहक। उन्हां ऊर्जा के वाहकों के नाल पूरे पौधे नूं ऊर्जा मिलती है, जिस दे नाल पौधा बहुत सारे काम अपने संपूर्ण करता है, चाहे उसकी साह क्रिया, चाहे उसकी प्रकाश संश्लेषण क्रिया है। हुण अपना चौथा मुख्य टॉपिक इस पार्ट का जिहड़ा है जिसनूं आपां कहने हैं एक्सक्रीशन या मल त्याग प्रक्रिया। एक्सक्रीशन का मुख्य मकसद की है कि बॉडी के जिहड़े वेस्ट है, जिहड़े फालतू पदार्थ है शरीर के, उन्होंने शरीर चों बाहर कढ़न का काम। जिहड़े एक सैली जीव हैगे आ उन्हां विच तां केवल प्रसरण विधि है, जिन्होंने डिफ्यूजन विधि कहने हैं। जिवें आपां अमीबा विच देखिया सी कि प्लाज्मा मैंबरेन ने डिफ्यूजन विधि नाल अपने विचों वेस्ट बाहर करते, प्रसरण विधि नाल। पर मल्टी सैलूलर ऑर्गेनिज्म जिवें कि आपां अपने विच वो फालतू पदार्थ जिहड़े आ तरल अवस्था विच उन्हां नूं बाहर त्यागण दे लई कोई खास सिस्टम हुंदा है। हुण आपां मनुख दी जे आपां मल त्याग प्रणाली की गल करिए तां मनुख दी मल त्याग प्रणाली दे विच एक जोड़ी गुरदे हुंदे आ, एक जोड़ी यूरेटर हुंदे आ जां जिन्हां नूं आपां मूत्र वहिणियां कह रहे हैं, एक
यूरिनरी ब्लैडर होंदा है जिन्होंने आपां मूत्र मसाना कह दिंदे हैं, तो एक होंदा यूरेथर भाव जिसनों आपां मूत्र वहनी कहने हैं, वो इस होंदे आ 4 हिस्से। तो हुण ये जिहड़ी एक्सक्रीटरी सिस्टम जिहड़ा मनुख दा है, मनुख की मल त्याग प्रणाली है, उस नूं चलाउण वाली इकाई किहड़ी है, उस इकाई नूं आपां कहने नैफ्रॉन। वो नैफ्रॉन किहदे विच हुंदा है? दोनों गुरदियां दे विच। कोई एक नैफ्रॉन नहीं हुंदा, बहुत सारे नैफ्रॉन हुंदे आ। वो नैफ्रॉन्स ने ही खून नूं छानण दा काम करना है। हुण आपां इस बनतर तो बाद आपां पहलां तुहानूं दसदा कि किडनियां दोनों दे विचों, दोने गुरदियां दे विचों मूत्र बनदा है। वो मूत्र इकट्ठा होकर इन्हां राइट ते लैफ्ट यूरेटर राही वो कित्थे जांदा है? यूरिनरी ब्लैडर जिन्होंने आपां मूत्र मसाना कहने हैं, उत्थे स्टोर हुंदा है। तो उस बाद स्फिंक्टर मसल होंगे जिन्होंने राही यूरेथरा राही ये शरीर के विचों त्याग किया जाता है। हुण किडनी की वो फंक्शनिंग दिखावांगा जिस राही के जिहड़ा मूत्र है वो पैदा होता। बड़े ध्यान नाल देखो कि अपने गुरदियां दे विच बहुत सारे नैफ्रॉन होंदे हैं इस हिस्से दे विच। वो नैफ्रॉन्स की बनतर कुछ इस तरह होंदी है कि नैफ्रॉन के बिल्कुल टिप वाला हिस्सा जिहड़ा है उसनूं कहने बोमैंस कैप्सूल। ये बोमैंस कैप्सूल दी अगां बहुत सारियां गुंझलदार अगां ट्यूबां बणियां होंदियां जो एक खास ओपनिंग दे विच खुलदी है। कल्ला एक नैफ्रॉन नहीं, बहुत सारे नैफ्रॉन दियां इस तरह ट्यूबां एक आ खास पाइप दे विच खुलदियां। एक पाइप काहदे विच खुलदी है? इस यूरेटर दे विच। तो इस बोमन कैप्सूल दे विच रक्त कोशिकावां होंदियां जिन्हां नूं ग्लोमेरुलस कहंदे हैं। रक्त कोशिकावां दे पिछे नूं ब्लड कैपिलरीज। ये ब्लड कैपिलरीज का काम की है कि जिहड़ा साफ खून इत्थे पहुंचिया उस साफ खून दे विच कुछ वाधू अंश पाए होए जिवें कोई पानी है या नमक है या यूरिया है, भाव बहुत सारे नाइट्रोजीनस वेस्ट है, नाइट्रोजीनस फालतू पदार्थ वो सारे इस विच हुंदे। अमाइनो एसिड भी हुंदे हैं, सोडियम क्लोराइड भी हुंदा है। वो सारे इस ग्लोमेरुलस राही सोख ले जाते हैं, सोख के ये पहुँचा दिते जाते हैं। आ देखो इस हिस्से में यूरेटर में। पर यदा एरिया इन्ना बड़ा क्यों बढ़ाया हुआ है? वो बढ़ाने का मकसद है रीअब्जॉर्प्शन होंदी है इस खेत्र चों। मान लो कोई हो जा पदार्थ इस ब्लड कैपिलरीज चों छण के आ गया जिहड़ा शरीर नूं होर चाहीदा होवे, तां इस हिस्से चों दोबारा वो पदार्थ इन्हां रक्त कोशिकावां राही प्राप्त करके शरीर नूं पहुंचा दिता जाता है। रीअब्जॉर्प्शन इस खेत्र चों होंदी है। दोबारा सोखण तां पेशाब तैयार होके इस राइट ते लैफ्ट यूरेटर चों कित्थे पहुंच जाता है? यूरिनरी ब्लैडर दे विच। हुण इस यूरिनरी ब्लैडर के बिल्कुल टिप ते हुंदा यूरेथरा जिन्होंने आपां मूत्र मार्ग कह दिंदे हैं, जिस राही शरीर चों मूत्र जिहड़ा त्याग दिता जाता है। हुण इत्थे स्फिंक्टर मसल्स हुंदे आ। स्फिंक्टर मसल्स का काम की है कि आपां अपने मूत्र मसाना दे विच यूरिनरी ब्लैडर दे विच कुछ देर लई पेशाब नूं स्टोर करके रख सकते हैं। जे मान लो आप किसी थां ते ट्रैवल कर रहे हैं तो उतरन की गुंजाइश नहीं हैगी, तो अपने यूरिनरी ब्लैडर ने आपां नूं कैपेसिटी दित्ती हुई है कि आप उस पेशाब नूं थोड़ी देर होल्ड करके रख सकते हैं स्फिंक्टर मसल्स के करके। तो एक तुहानूं पूछ लिया जाता है कई बार हैंडलेस लूप। आ देखो आ हैंडलेस लूप होंदी है जिहड़ी कि नैफ्रॉन दे विच होंदी है। नैफ्रॉन जिहड़ी बनतरी ते कार्यात्मक इकाई है अपनी मल त्याग प्रणाली की। कई बार तुहानूं क्वेश्चन आ जाता है तो इसको कन्फ्यूज नहीं होना। तो ये हैगा अपना पूरे नैफ्रॉन की बनतर दिखाई आ। जे तुसी इसकी देख ली होगी जी मैं तुहानूं पहले समझाई सी, रक्त कोशिकावां अबोमन कैप्सूल्स, ये रक्त कोशिकावां के कुछ ग्लोमेरुलस कहते आपां, ठीक है। इत्थों की जिहड़े पदार्थ बहते हैं थले जाते हैं, जितों मुड़ता है वो हैंडलेस लूप है, लूप ऑफ हैंडलेस और कैपिलरी नेटवर्क, जितों कि रीअब्जॉर्प्शन होंदी है। जे इस ट्यूब के कितना कितने वो पदार्थ आ गया जो सारी बॉडी में चाहिए है तो कैपिलरीज उन्होंने एब्जॉर्ब करके दोबारा बॉडी में भेज देनी है। इतों फिर ये कलैक्टिंग डक्ट के जाता है यूरिन। तो ये अपनी नैफ्रॉन की बनतर से। हुण इत्थे तुहानूं नैफ्रॉन दिखाता, पर एक चीज़ तुहानूं नहीं दिखाई हुई जिन्हों आप डायलिसिस कहते हैं।
डायलिसिस मैं कोशिश करता है जे इतने मेरे को डिस्पले होता है तो मैं उसकी डायग्राम तुहानूं दिखावां ताकि तुसीं समझो कि डायलिसिस की होता है। थोड़ा जिहा इसनूं मैं बैक कर रहा। हाँ जी, तो एक बनौटी गुरदे का काम करता है जिहड़ी हेमोडायलिसिस टेक्नीक है। जदों किसी व्यक्ति के गुरदे खराब हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा खतरा बॉडी में बढ़ जाता है, पर एक बनौटी गुरदे तो उसका काम लिया जा सकता है, जिहड़ा कि उसका मुख्य काम यह होंदा कि इत्थे एक नीडल है जिहड़ी कि शरीर विचों जिहड़ी कि लगाई काहदे जाती है, आर्टरीज दे विच जाती है। आर्टरीज दे विचों अपना खून आंदा है, खून जिहड़ा हैगा किहदे विच पहुंचदा है, एक सेल्फेन मैंबरेन हुंदी है जिस दे विच कि डायलाइजिंग सोल्यूशन पहुंचाया जाता है। डायलाइजिंग सोल्यूशन उहदे विच पहुंचाया गया, इधरों आर्टरीज राही या ट्यूब राही खून उहदे विच जिहड़ा साफ खून वो पहुंचया, जिहड़ा आपां ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डायलाइजिंग सोल्यूशन ने कुछ समय लिए शरीर का सारा खून जिहड़ा हैगा वो छाण देना। शरीर के सारे खून दे विच उस खून च जो वाधू नमक सी या नाइट्रोजीनस पदार्थ सी या वाधू पानी सीगा वो इहदे विच इकट्ठा करके उन्होंने शरीर चों बाहर कढ देना। इत्थे कलैक्टिंग डायलाइजिंग सोल्यूशन अलग हुंदा है ते साफ खून जिहड़ा हैगा दुबारा फिर बॉडी दे विच पहुंचा देना। तो ये एक आर्टिफिशियल डायलिसिस जिहड़ा कीता जाता है, मतलब किडनी का काम एक लिया जाता है। इस क्रिया को करने के लिए रोज़ ये क्रिया करते हैं, तो मतलब जो किडनी काम नहीं करती तो उस वेले जो गुरदे काम नहीं करते फिर ये क्रिया अपनानी पैंदी है। तो हौली हौली मरीज शुरुआत के डॉक्टरों को जाके डायलिसिस कराते हैं, पर जिवें जिवें समा बढ़ता जाता है फिर वो अपनी बॉडी से एक परमानेंट मशीन लवा लेते हैं जिस नाल घरे ही ये डायलिसिस किया जा सकता है। तो ये तुहानूं मैं डायलिसिस बारे दस रहा सी, जिहड़ा कि अपना उस प्रणाली का एक हिस्सा सी जो आपां समझ रहे सी। हुण आपां इस पार्ट के बिल्कुल अंत वाल पहुँच रहे हैं कि पौधों में मल त्याग किवें हुंदा है। आपां प्राणियां विच या जंतुओं विच मल त्याग की प्रक्रिया देखी। पौधों में मल त्याग करने के लिए उन्होंने एक स्टोमैटा हुंदा है जिस राही बेलोड़ा पानी वाष्प के रूप में उस त्याग किया जाता है, तो बेलोड़ी ऑक्सीजन जी प्रकाश संश्लेषण वेले पैदा की जाती है उस त्यागी जाती है। पर पौधों में जो साह क्रिया होंगी है तो वो फिर कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, उस वे वो बेलोड़ी होंगी है तो वह भी स्टोमैटा राही बाहर निकलती है। तो जिहड़ा बेलोड़ा पानी उस बाहर कढ़ना उस ट्रांसपीरेशन कहने हैं या आप पंजाबी में उन्होंने वाष्प उत्सर्जन कहने हैं जो प्रक्रिया वापरती है। हुण पत्तियां में बहुत सारे पदार्थ जमा होते हैं, जो पत्ते डिग जाते हैं थले तो सुक के मिट्टी के विच उपजाऊपन जिहड़ा पैदा कर देंगे हैं। बेशक वो सुके हुए पत्ते पौधे भी फालतू है, पर जो डिग जाएंगे फिर जमीन के विच उपयोगी बन जाएंगे तो हौली हौली वो मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ाएंगे। इस तरह पौधों में कई बार गूंद या रैजन पदार्थ आमतौर पर चील का दरख्त जो पहाड़ों के होंदा है उस रैजन पैदा होता है, तो उसके तने कितना ना कितने निकलता रहता है। तो ये उन्होंने फालतू पदार्थ है। एक पौधों के तुसीं खोड़ देखे होंगे जड़ा या तनिया के ज़्यादातर उन्होंने लेंटिसैल्स कहने हैं
ਉਹਨਾਂ ਲੈਂਟੀ ਸੈਲਸ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੈਵਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਬੱਚਿਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।